ये आज हम बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगी पूरे चूरू जिले से जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, मैं एक जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सामूहिक प्रयास होता है और जिसकी वजह से सफल होते हैं। कहीं मात्रा कम हो जाती है, कहीं संख्या ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रदर्शन को साथ जब मिलता है तो ताकत एक की भी काफी होती है। तो पूरे चूरू जिले को मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज इस सभा के लिए, और विशेष तौर पर जब हम इकट्ठे हुए हैं साथियों, मेरे किसान भाइयों, आप उम्र में काफी बड़े हैं, जानते भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी शुरू के दिन से आज तक के लिए, जिस दिन से ये बिल आया है, किसानों पे वाटर कैनन से बौछारें बिछाई गई, ठंड थी और इतनी तेज पानी की बौछारें उनके ऊपर लगी। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो बैरिकेड्स लगाए गए, सड़कें खोदी गई, और 26 जनवरी के बाद तो हदें पार कर दी लोगों ने, कीलें ठोक दी, कंक्रीट की दीवारें बनाने लगे। और ये महसूस होता है कि इनकी सोच कैसी है। तो जिनके लिए आज हम इकट्ठा हुए, मुख्य तौर से 3 बिल हैं। एमएसपी की जो बात मुख्य तौर पर किसान उठाता रहा है, देखिए इसमें क्या कहना है किसान का और क्या कहना है हमारे सब नेताओं का। माननीय राहुल गांधी जी ने भी बड़े विस्तार से बताया है। देखिए एमएसपी, इन्होंने कहा कि मंडी से बाहर आप खरीदेंगे तो आपको अच्छा दाम मिलेगा, मंडी में भी बेच सकते हो और मंडी के बाहर भी बेच सकते हो और देश में कहीं भी बेच सकते हो, ये इनका तर्क है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मंडी में जब बेचते हैं हम फसल को, टैक्स कटता है और उसी टैक्स से किसान कल्याण कोष चलता है, उसी टैक्स से हमारे प्रदेश में विकास के कार्य भी होते हैं। और जिस दिन हम बाहर बेचेंगे, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पैसा जाएगा। और एक उदाहरण देना चाहूंगी, आज से 3-4 साल पहले जियो फोन आया था ना, कि फ्री में दे देंगे, उसी का है अडानी अंबानी, फ्री में डाटा मिलेंगे, फोन कॉल फ्री में मिलेगी। एक घर में जहां एक मोबाइल से काम चल जाता था, 5-5, 6-6 मोबाइल हो गए, जितने सदस्य उतने मोबाइल। और मैं ये उदाहरण बिल्कुल सही है। और जिस दिन हम लोगों को लत पड़ गई ये फेसबुक चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की, फ्री में फोन करने की, उस दिन कंपनी ने हमें ठेंगा दिखा दिया। अब नहीं, अब पैसा डलाओ और बरतो। और यही हाल मंडी से बाहर फसल बेचने पर होगा। 1 वर्ष 2 फसल 3 फसल हमें ये अच्छा दाम देंगे साथियों, लेकिन जिस दिन हमारी मंडियां खत्म हो गई, उस दिन ठेंगा दिखा देंगे, कह देंगे बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। कहां जाओगे, कहां जाओगे? वो हक भी आपका इन लोगों ने छीन लिया है। कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते, अब अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अब आप एसडीएम और डीएम के पास आप जाएंगे और आपको मालूम है सरकार जैसे चाहेगी वैसा होगा। तो इसलिए एक तो ये बात, साथ में इन लोगों ने ये भी कह दिया कि एमएसपी तो रहेगी, एमएसपी पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। तो चुनाव के दौरान भी कहा था कि काला धन आएगा। आपा सारा राज्य हो रहा कि 15-15 लाख अपने खाते में आऊंगा, आया गे को नहीं आया नहीं। और बाद में पूछो जब कहे गए हो कि चुनावी जुमलो, तो ये जुमले नहीं चाहिए हमें एमएसपी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, ताकि हमारा कोई शोषण ना कर सके। हमें लिखित में कानून चाहिए। साथ साथ काला धन लाने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात और खुली मंडियों की बात इन्होंने कही। तो ज्यादा दूर मत जाओ, राजगढ़ से थोड़ा सा आगे चलते ही झूपा बॉर्डर आ जाता है और वहां पे खट्टर जी ने क्या कहा कि बाजरा, राजस्थान का बाजरा आके तो दिखाए। यहाँ पे दोगली बातें करते हैं ये लोग, और बीजेपी का राज है वहां पर। और एमपी में जाओ तो एमपी में भी आपको पता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री, और उसने भी यही बात कही। तो आप देख सकते हो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। दूसरी साइड असीमित भंडारण,
ये भी एक कानून बनाया गया था किसानों को लेकर, आवाम को लेकर, आम जनता को लेकर, कि कोई शोषण ना कर सके, कोई व्यापारी ज्यादा भंडारण ना कर सके, और किन चीजों का, वो खाद्य पदार्थ जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आते हैं, दाल है, चावल है, ये चीजें, जो तेल है, इस टाइप की, ताकि जब इस चीज की कमी आए तो महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। और इन्होंने उस कानून को भी खत्म करते हुए दो अपने व्यापारियों को खुला न्योता दे दिया कि आओ और असीमित भंडारण आप कर लो। पंजाब में बड़े बड़े साइलो जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े गोदाम इन्होंने बना लिए। और इससे मैं बताती हूँ क्या होने वाला है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो ये अपने उस गोदाम का मुंह खोल देंगे, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक दाम नहीं मिलेगा, और जिस दिन आप खरीदने जाओगे उस दिन महंगा मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और इसमें मैं कहना चाहती हूँ अकेले किसान का नुकसान नहीं है, और भी साथी सुनते होंगे। मैं कहना चाहूंगी वो रेडी वाला पाव भाजी बनाता है, वो गोलगप्पे वाला अपनी रोजी रोटी जिससे चलाता है, वो गेहूं से बनती है, आटे से, गेहूं के आटे से। और इसके साथ साथ वो खाद्य सुरक्षा बिल 60-70 के दशक के अंदर जब किसान आंदोलनकारी था, कहता था कि उचित दाम नहीं मिल पाता, महंगाई हो जाती है, तो उस समय एल.के. झा की एक कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उसी की तर्ज पर एफसीआई बना था। और एफसीआई वो कंपनी है जो आप लोगों से, सरकारी कंपनी है जो आप लोगों से अनाज खरीदती है, और उसी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बिल के जरिए गरीब की थाली के अंदर 2 रुपए किलो गेहूं देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। और जिस दिन ये बिल लागू हो जाएंगे उसी दिन उस गरीब की थाली से भी अनाज निकाला जाएगा, ये भूलना मत। मैं जितने भी साथी सुन रहे हैं उनको ये बात मैं कहना चाहती हूँ। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश पे निर्भर है, लेकिन किसान तो पूरे देश का है ना। नुकसान मेरा हो या मेरे पड़ोस में हो, नुकसान तो मेरे तक भी आएगा ना। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये पंजाब में हुई है और बिहार में इसके हालात पैदा हो चुके हैं, आपने देखा होगा कि बिहार का किसान मजदूरी करने पे मजबूर है। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका प्रथा खेती के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस कंपनी के साथ आपका अनुबंध होगा, आपका इकरार होगा, वो कंपनी आपको कहेगी कि ये बीज आपको खेत में डालना है, ये खाद आपको इसमें डालनी, और तो और उस ठेके के अनुसार वो कंपनी आपकी जमीन के ऊपर लोन भी ले सकती है। लोन लेना नीरव मोदी अपने वो माल्या जी काबू को नहीं आ रहा, ये थारली जमीन ना पे लोन लेके चला जाऊंगा तो पड़ जाऊंगा, हो गए ना बंधुआ मजदूर, क्योंकि कोर्ट के रास्ते वैसे बंद कर दिए। फसल आप बेचने जाते हो, साधारण सा उदाहरण है मेरे पास, तब उतना भाव नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन बीज लेने जाते हो तो आपको मालूम है कि कितना महंगी मिलते हैं। खुद का बीज तैयार कर लें तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मोल लेने जाते हैं तो कितना महंगा मिलता है। ये साधारण उदाहरण मैंने आप सबको दिए हैं। इसकी गहराई तक अगर हम जाते हैं तो हर एक वर्ग को प्रभावित करने वाला है। और छोटे व्यापारी, दिवाली आवे जब किसाना का नहीं देखने आ जाओ कि अच्छी बरकत हुई है तो माहौल रहेगा बाजार में भी, है कि नहीं ना, कि बाजार में अच्छी खेती आई है तो अच्छी खरीदारी होगी तो उनको भी प्रभावित करेगा। शादी ब्याह का मौके के लिए खरीदारी करने जाते हैं उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि हम बंधुआ तो हो ही जाएंगे, कहां से करेंगे। तो ये तीनों काले कानून के खिलाफ आज दिल्ली की सरहद पर हमारे किसान इतने दिनों से डटे हुए हैं, अनुशासन के साथ वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। और इस चूरू की धरा से मैं भी उन किसानों को ये कहना चाहूंगी कि चूरू का किसान भी आपके साथ है, आपको हौसला बुलंद करने के लिए आपके साथ। हमारी प्राथमिकता किसान है।
हमारी प्राथमिकता वो छोटा व्यापारी है, हमारी प्राथमिकता वो युवा है, वो उस किसान का बच्चा है जो आगे इस देश में भविष्य बनने वाला है। तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है, और इसमें किसी जाति धर्म की नहीं, और किसी एक जात यहाँ पर किसान नहीं है। किसान का मतलब हल जोतने वाला, उस किसान की लड़ाई यहाँ पर हो रही है, और उसमें आप सर्व समाज से आप पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और साथ साथ बिल्कुल सटीक बात राहुल गांधी जी ने कही थी, हम दो हमारे दो। कोरोना आया था ना, उससे पहले राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कह दिया था कि कोरोना महामारी आ रही है, और मजाक उड़ाया गया था। और जिस दिन ये तीनों काले कानून आए थे, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के नेता उसी दिन कहते थे, क्योंकि हम किसान आंदोलन को फेल नहीं करना चाहते, लेकिन ये बता रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर बहस नहीं होने दी, और कल जब वो अपना बजट के ऊपर जवाब दे रहे थे, कह रहे थे बजट पे बोलो, बजट पे। क्यों किसानों का मुद्दा बजट पे नहीं है क्या? किसानों का मुद्दा बजट पे नहीं है क्या? ये हमें समझने की जरूरत है। इस तरीके से हमें भटकाया जाता है। और तो और जो आंदोलन चल रहा है, पानी बंद कर दिया गया। आपको ध्यान है, राकेश टिकैत जी ने कहा था गांव से पानी आएगा तब पानी पीऊंगा, और किस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये उदाहरण है। इन लोगों ने शौचालय बंद किए, ये आप समझ सकते हैं। वहां पर महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। बच्चे बैठे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। पानी बंद, शौचालय बंद, कोई बिजली बंद, अंधेरे में वो लोग बैठे रहे। तो ऐसे अत्याचार ये केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, जिसका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना है। हाँ, इन्होंने और भी सौगातें दी हैं इस देश को, जिसके लिए हम चेते नहीं थे। धन्य हो ये किसान जो चेत गया, धन्य है ये किसान जिसने क्रांति ला कर दी। मैं कहना चाहती हूँ, नोटबंदी, लाइनों में कौन लगा? आम आदमी, और लाइनों में लग के मरने वाला भी आम आदमी था। कितना धन आ गया, काला धन, बताया क्या इन्होंने? हाँ, बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस जरूर खड़े हो गए, वो भी ब्लॉक स्तर तक के। इतना धन जरूर आया, तो ये आप समझ सकते हैं। जीएसटी, इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से चढ़ती उभरती है, वो जीएसटी, उसमें इन्होंने किस तरीके से लगाया आप सबको मालूम है। 5-5 तरह की कर लगा दिए गए। आम आदमी क्या जाने, आम आदमी क्या जानता। मैं यहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ साथियों, चाहे वो कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन हो, आधी रात ने फैसला लिए कि नोटबंदी आधी रात ने, जीएसटी आधी रात ने, और लॉकडाउन भी आधी रात में। आम आदमी परेशान हो गया, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। मजदूर था, मजदूर की मजदूरी चली गई। नौकरी पेशा कोई दूसरे प्रदेश में गया हुआ था तो उसके लिए मुश्किलें पैदा हो गई। मकान मालिक किराया मांगने लगा, और आदमी इतना भयभीत हो गया कि अपनों से मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। इस तरीके के फैसले इन लोगों ने लिए हैं, जिसका हमें विरोध करना होगा, और रास्ता आप सब जानते हैं। मैं आप सबसे इसके बारे में और भी बातें करना चाहती हूँ। काफी तकलीफ भी होती है जब चोरों के बारे में भांति भांति की बातें सुनते हैं। घटनाएं समाज में कैसी भी घटे, और वो सबके लिए पीड़ादायी है, सबके लिए। आग जब जलती है तो उसकी लपटें आसपास जरूर लगती हैं, लपटें नहीं लगेंगी तो गर्मी भी जरूर पहुंचती है। मानते हो इस बात? बड़ी शर्म महसूस होती है जब हमसे कोई सवाल पूछता है। और कई बार कहते हैं यहाँ के जो 7 बार के जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कहते हैं कि मैं 7 बार का चुना हुआ। और आप सबको मालूम है इस चोरों की धरा को किस तरीके से जाना जाता है। क्राइम को
भ्रष्टाचार को संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। 7 का मतलब 7 पंजे 35 साल में लड़का जवान होके शादी करके घर बसा लेता है, और इन्होंने हमारे चूरू जिले को कहां पर पहुंचाया है आप सबको मालूम है। आपको जवाब लेना होगा। जो ये अकड़ दिखाते हैं हम 7 बार के जनप्रतिनिधि, तो उनसे पूछिए कि आपने चूरू को किस गर्त में धकेला है। आपने भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, हमारे युवाओं को नशे में। ये बड़े शर्म की बात है। किस बात की कोलर ऊंची करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। हर 5वां छठा हमारा बच्चा कहीं सटोरिया मिल जाता है, कहीं शराबी मिल जाता है, किसी के हाथ में बंदूक मिल जाती है। बड़े शर्म की बात। लेकिन कल मैं विधानसभा में बोल रही थी तो मैंने कहा इसके अलावा भी हमारी पहचान है। हमारे यहाँ से गवर्नर जालाद जी हुए, लक्ष्मी निवास मित्तल जी हुए, देश के लिए पदक हमारे बच्चों ने जीते, IAS हुए हैं, IPS हुए हैं, RS हुए हैं। लेकिन उसको गौण किया जा रहा है और किस तरीके से हमें प्रदेश के सामने पेश किया जाता है। तो जवाब मांगिए उन लोगों से जो ऐसा माहौल यहाँ पर दिया है। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि 5 बार का सांसद और वो 2 बार का सांसद, उनसे भी मैं सवाल करती हूँ। जब सीमा के ऊपर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, जिन किसानों के वोटों की बदौलत आप लोकसभा में पहुंचे, उनकी जुबान बंद क्यों थी? उनकी जुबान बंद क्यों थी? हमें पूछना होगा। भाई दो यो कानून बने हो ना, वोट बैंको भी लाग्यो है, अब वोटाऊ बने कानून, ये पूछना होगा हमें। साथ साथ हाँ, मेरे एक साथी ने मुझे बात अवगत कराई। चूरू की धरती पे उन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये कह रहे मजाक कर रहा है। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, LIC बेच दी, शिक्षा बेच दी, और पता नहीं क्या क्या। उनके आगे तो नाम मत गिनाओ, नहीं बचा कुछ और बेच देगा। ये कहते थे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो देश को दिया था वो बेचने का काम आप कर रहे हो। जितने संसाधन आपने बेचे हैं, गिन लेना, वो कांग्रेस ने दिए थे। मैं कहना चाहती हूँ लाल किला, जिस लाल किले की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी थी, उसे भी बेच दिया। और आज ये किसानों की धरा को बेचने जा रहे हैं, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं। ये काम इन लोगों ने किया है। तो अब सिरों ऊपर पानी जान लगा तो चेतनु चाहिए, नहीं डूब के मर जावा। ये अपने बड़े बुजुर्गों ने भी कहा, एक बार मौका दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार अच्छे को नहीं होगा, दूसरी बार दे दियो मौको, और तीसरी बार मौको ना दे दियो, नहीं तो बेरों को नहीं, वो तो जोड़ो उठा के चल जाओ, आपा क्या करेंगे। तो इन बातों के साथ साथ मैं मेरी बात भी जरूर कहना चाहूंगी। काफी लोगों ने प्रयास किए, काफी लोगों ने प्रयास किए, एकजुट भी हो गए सारे के सारे, अपराधी बनाने के लिए, अपना बराबर करने के लिए तुले, लेकिन सांच को आंच नहीं है साथियों। इस देश के लिए, इस देश का तिरंगा ऊपर किया है, राष्ट्रगान बजवाया है मैंने, देश के लिए मेडल जीते हैं। लेकिन आज इस धरा पर, चूरू की धरा पर कहना चाहती हूँ, इस चूरू की धरा पर कहना चाहती हूँ कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है, और यहाँ की चूरू की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। मुझे लोभ लालच नहीं है, किसान की बेटी हूँ, लॉकडाउन में चना भी काटा था, सूखा खा लूंगी, मिर्च रोटी खा लूंगा, पा तो खाईडी राशि सागर खाईडी कौन खाईडी, मेरे को जरूरत नहीं है। और उसी 50 डिग्री के अंदर डिस्कस थ्रो फेंकी हुई है जिसमें आप चना काटते हो, तो खून आपका है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा एक एक कतरा चूरू जिले की सेवा के लिए रहेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं आज
आभार व्यक्त करती हूँ। जो मान सम्मान आपने मुझे दिया, मुझे वापस 2010 में लेकर चला गया। जिस दिन मैं मेडल जीत कर आई थी और इसी रास्ते से आई थी, आप सब पलक बावड़े बिछाए हुए बैठे थे, पलक बावड़े बिछाए हुए बैठे थे। मेरा जोरदार स्वागत चूरू की धरती पे किया था, अपनी बहू का किया था। आज उसी तरफ आपने मुझे मोड़ा। जो इंद्रमणि पार्क से हमने जो ऊंट रैली निकाली, वो अनुभूति मुझे वापस मिली। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और जिस तरीके से आप सब ने मेरे पे भरोसा जिताया कि ये किसान रैली हमें करनी चाहिए और किसान के झंडे के नीचे हमने की, ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमने इसे किसान के झंडे के नीचे की। इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ साथियों, मान सम्मान आपने दिया, वो मान सम्मान हम आपको जरूर देंगे। लेकिन इतना कहना चाहूंगी, इस टीकरी बॉर्डर के लिए, शाहजहां बॉर्डर के लिए, शंगू बॉर्डर के लिए, हमारे टिकेत जी बैठे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही कह रहे थे। आजादी की लड़ाई नहीं देखी, आजादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन उस लड़ाई में जाकर मैं प्रत्यक्ष रूप से कह सकती हूँ, हमें अपने पुरखों पे गर्व है जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और हमें गर्व है कि हमने किसान के परिवार में जन्म लिया, हमें गर्व है इस बात का। और आज इस चूरू की पवित्र धरा से हम उन किसानों को कहना चाहते हैं कि हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। याद रखना, जब जवान और किसान मरता है तो पूरा हिंदुस्तान मरता है। हमारा किसान का बेटा सीमा पे सुरक्षा कर रहा है। एक तरफ से तो डर रहता है पता नहीं क्या होगा, दूसरी तरफ धरती का सीना पाड़ कर अन्न बीज कर हम इस देश का पेट पालते हैं, और ऊपर से ये अत्याचार हमारी परीक्षाएं तो बहुत ले रहा है। लेकिन ये मुझे जरूर महसूस है और मुझे भरोसा है कि हमारी हिम्मत कमजोर नहीं है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारे साथी हमारे बोल नहीं पाए, और मैं पुनः कहती हूँ कि आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए मेरा नहीं, इसको आप सब ने किया है, आप सब ने किया है। बीड़ा कुछ साथियों ने जरूर उठाया था, लेकिन सफल आप सब ने किया है। इसकी सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं। और आज के कार्यक्रम को सम्मानीय राधेश्याम टोटिया जी ने बहुत ही विस्तार से, क्योंकि जिम्मेदारी इनके ऊपर भी थी, इन्होंने काफी सुना। लेकिन एक बात और सुनना, 1 मिनट और, राधेश्याम जी कोई सूचना आपको देना चाहते हैं, और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हमारे सीनियर श्री आसाराम जी से मैं आग्रह करूंगा कि अब वो धन्यवाद ज्ञापित करें श्री आसाराम जी सैनी। भैया नहीं, भैया नहीं, प्रोजेक्ट में करते हो। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लिए आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।